तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो ज्योतिषाचार्य जो पूरा ज्ञान रखता है एस्ट्रोलॉजी का, वो आपको डेफिनेटली गाइड करे। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गाइडिंग टूल हो, वो भविष्य बनाता नहीं है ज्योतिषाचार्य, वो आपको गाइडेंस देता है कि आपको कौन सा टाइम में सतर्क रहना है, कौन से टाइम में आपका टाइम अच्छा आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करो या कोई विदेश यात्रा करनी है, एज ए गाइडेंस के रूप में। कोई ज्योतिषाचार्य किसी का भाग्य नहीं बना सकता, ना किसी का भाग्य बिगाड़ सकता, बस थोड़ा सवार जरूर सकता है, सवार सकता है अगर आप उसकी राह पे चलोगे तो। आज का हमारा विषय है ज्योतिष विज्ञान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सुभाष गुलाटी। सो लेट्स वेलकम मिस्टर सुभाष। सुभाष जी वेलकम। थैंक यू जी। तो सबसे पहले सुभाष जी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप ज्योतिष में आए। मेरी ज्योतिष की शुरुआत तो 2017 में हुई। मैं उससे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरी जॉब थी। उससे के 2017 में मैं इस क्षेत्र में आया, ज्योतिष के क्षेत्र में। एक्चुअली मेरा शुरू से इंटरेस्ट था इस फील्ड में, ज्योतिष में। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखना, उनके बारे में पढ़ना, तो उसमें इंटरेस्ट था। तो एक मेरा ये था कि इसको एक फुल फ्लैश, इसको साइंटिफिक वे में पढ़ना, कि फुल वे में, कि एक अधूरा ज्ञान जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है जी। तो अधूरी नॉलेज होते होते ये था कि मुझे पूरा इसको सीखना है। तो फिर उसके बाद मैंने इसका फुल ऑथेंटिक कोर्स किया अपने गुरुजी से, डॉक्टर चार्य दिलीप कुमार जी से। फिर उसके बाद मैंने इसको पूरा प्रोफेशनल वे में अपने उसके बाद 2017 के बाद 2018 में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद मैं 2018 से फुल इसी इसमें एस्ट्रोलॉजी के ही फील्ड में। जी। तो जैसे आपने बताया कि पहले आप जॉब में थे, आपने बीटेक की पढ़ाई भी की है, फिर जॉब में थे आप, तो जॉब के साथ साथ कैसे इसको कंटिन्यू आपने किया, या फिर आपने जॉब को छोड़ दिया और फिर इसको एज अ फुल करियर के रूप में आपने लिया? शुरुआत 2017 से होती है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं इसकी वीकेंड्स में क्लासेस लेता था अपने आचार्य गुरुजी से। वीकेंड्स में मैं दिल्ली सीखने के लिए जाता था, मेरा रेजिडेंस फरीदाबाद में है जी। तो मैं वीकेंड्स में उनसे टीचिंग लेने जाता था। 2-3 आवर्स की क्लास होती थी वीकेंड्स में, तो वहाँ मैं वीकेंड्स में सीखता था। फिर उसके बाद जो पूरा वीकडेज में मैं उसके बारे में प्रैक्टिस करता था, जो भी वो मैं पढ़ के आता था उसकी प्रैक्टिस करता था। अलग अलग हॉरोस्कोप पे और चार्ट्स पे मैं अप्लाई करता था, जो भी मेरे को रूल्स वगैरह सिखाए जाते थे। फिर 2018 एंड में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो ये था कि फिर मेरे को इसी फील्ड में है कि मेरा इंटरेस्ट पूरा आ गया कि मेरे को नहीं इसी फील्ड में मास्टर्स करनी है, मतलब आगे इसी में मेरे को करियर बनाना है। एक कह लो कि मेरा पैशन जो था वो मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया जी। तो यह है कि फिर मैं इसी फील्ड में आ गया और आज की डेट में मुझे 6 इयर्स हो गए इस एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में। मैं फुल टाइम इसी प्रोफेशन में हूँ। और आपने जॉब को छोड़ के इसको एज अ फुल टाइम करियर 2018 अगस्त में मैंने जॉब को क्विट कर दिया था जी। और तब से मैं इसी फील्ड में हूँ फुल टाइम जी जी। तो इन 6 वर्षों के दौरान किन किन विषयों में आपने विशेषज्ञता हासिल की? जो मेन था मेरा पहले जो इंटरेस्ट था वो था एस्ट्रोलॉजी, इसको बोलते हैं कुंडली विश्लेषण। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस शुरू की, इसकी हॉरोस्कोप देखना शुरू की, तो मेरे पास कई क्लाइंट्स या कस्टमर्स ऐसे आने लगे जिनको अपनी बर्थ डिटेल वगैरह नहीं पता थी। उनको ये नहीं पता कि मेरी जन्म की तारीख क्या है जी। तो उनका हम कैसे बताएंगे, कैसे प्रेडिक्शन करेंगे कि उनका कैसा पास्ट रहा है, उनका कैसा प्रेजेंट चल रहा है और कैसे फ्यूचर रहेगा उनका। तो उस केस में जब मुझे पता चला तो मेरे को लगा कि नहीं, अब इसमें है कि मुझे हस्तरेखा भी सीखनी पड़ेगी। जिनकी हॉरोस्कोप नहीं है उनका मैं कैसे बता पाऊंगा, उनका भी तो फ्यूचर है, उनका भी पास्ट है, उनका भी प्रेजेंट चल रहा है, कि कैसे फोरकास्ट करेंगे। तो उसमें से मैंने पामिस्ट्री सीखी, जिसको हस्तरेखा विशेषज्ञ कहते हैं। उसकी मैंने पूरे उसके कोर्स किया, उसका 1.5 ईयर का कोर्स था। पूरा मैंने हस्तरेखा सीखी कि आपके हाथ में क्या रेखाएं कहाँ पे होंगी, जो उसका क्या प्रेडिक्शन निकलेगा, उसकी क्या हम रेमेडी कर सकते हैं उसको सही करने के लिए। तो उसके बाद फिर यह है कि हस्तरेखा सीखने के बाद भी यह तरह था कि कईयों का हॉरोस्कोप भी अच्छा है, हस्तरेखाएं भी अच्छी बता रही हैं, फिर भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा क्यों है। फिर जब मेरे को पता चला कि नहीं, उसमें कहीं है कि हम लैग कर रहा हूँ, मैं लैग कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं उसकी है कि जहाँ वो रह रहा है उसमें वास्तु का भी इम्पैक्ट पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मिला के ही पूरा हम यह कि प्रेडिक्शन एक्यूरेट दे सकते हैं। अगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर हम उसकी वास्तु में अगर नेगेटिव दोष होगा, जहाँ भी आप वास कर रहे हैं वहाँ पे अगर नेगेटिव जोन में आप रह रहे हैं,
उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। आपके जी। ग्रह टाइम अच्छा भी चल रहा हो, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हो उसको के अकॉर्डिंग, फिर भी वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप रह रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव जोन में रह रहे हैं। तो उसमें वास्तुशास्त्र का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आपका वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, आपकी कुंडली दोनों के, आपका टाइम कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है और वास्तु भी आपका पूरा ओके है, फिर आपका टाइम हुआ है कि कोई गलत नहीं कह सकता। जी, फिर तो आपका टाइम आपने, आपका कहने का मतलब है कि ये सब इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विश्लेषण और वास्तुशास्त्र। बिल्कुल। तो अगर आपकी कुंडली एक्यूरेट है, आपकी डेट ऑफ हम्म, बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट है, तो आपका वास्तु के साथ कॉम्बिनेशन सही रहता है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो आपका हस्तरेखा सही बताते हैं। हस्तरेखा और वास्तु का कॉम्बिनेशन करके, इनको इंटरलेट करके फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि वो टाइम आपके लिए कैसे जाएगा। तो जी दोनों, ये तीनों आपस में कोरिलेशन है सब चीजों। जी, वैदिक ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएंगे? मैं बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष जो है, हमारे जो पुराना ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान से, अपने चिंतन से इस विद्या को स्वयं ईश्वर द्वारा प्राप्त किया था। आज से ये अभी का ज्ञान नहीं है, ये हजारों साल पुराना ज्ञान है। जब वो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने सिर्फ अपने ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर से प्राप्त किया था। उन्हें पहले ही पता था कि आज जो विज्ञान बताता है कि हमारे यहाँ से पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये कब सूर्य ग्रहण कब लगेगा, उसमें क्या चीजें होती हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले ही ये बता दिया था कि कौन सा समय किस हिसाब से जाएगा और कौन सा ग्रहण कब लगेगा और उसकी क्या ग्रह स्थिति को अपने अकॉर्डिंग जान के। तो ये जो हमारा ज्ञान है, ये हजारों साल पुराना है, आज से नहीं 5000 साल पुराना है। यह है कि ये बीच में विलुप्त हो गया था, क्योंकि है कि इसके जो है, इसका प्रचार नहीं हुआ, बोलो लोगों ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। ये है कि अब धीरे धीरे कुछ आके लास्ट 30-40 ईयर से ये फिर ट्रेंडिंग में आने वाला है, आ रहा है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे इसका जो ज्योतिष का है, ये फुल फ्लैश होगा। मतलब आप देखोगे डिफरेंट ऐप्स आ रही हैं जो आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हैं, आपके चैट के थ्रू, कॉल्स के थ्रू जी। आपको बताती हैं। या धीरे धीरे है कि आज की डेट में भी देखा जाए तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। और मान के देखा जाए 1,40,000 भी एस्ट्रोलॉजर ढंग के नहीं है हिंदुस्तान में। तो है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपकी प्रिडिक्शन ना करता है, एक्यूरेट करता है। वो आपका पास्ट प्रेजेंट बिल्कुल एक्यूरेट बता देता है। तो ये है कि वो आपका फ्यूचर भी बता सकता है। सबसे अच्छी पहचान ये है कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा है कि नहीं। अगर वो आपका पास्ट प्रेजेंट नहीं बता पा रहा एक्यूरेट, या उसमें मिसमैच हो रहा है, 80-90% अगर आपको सही बता देता है, तो आपके लिए वो रिलायबल है। मतलब एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा ज्योतिषाचार्य है, आप उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं। और वो आपका डेफिनेटली फ्यूचर भी फोरकास्ट कर सकता है, और वो एक्यूरेट ही करेगा। अगर आपका वो पास्ट बता सकता है, प्रेजेंट बता सकता है, तो वो डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर भी बता सकता है। जी, तो इसका मतलब जो प्रेजेंट और पास्ट को सही से विश्लेषण करके हमारे सामने सही से बता पा रहा है, या लगभग 70-80% सही है, तो हम आगे की उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं फ्यूचर के लिए, उन पर विश्वास कर बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर आपका 80, अगर कोई भी अगर तुक्के में भी बता रहा है, तो इतना एक्यूरेट नहीं बता सकता कि 80-90% तक आपका एक्यूरेट बता दे। जी। जो आपका 80-90% तक आपका पास्ट बता देता है, आपकी कैसी शिक्षा रही है, किस फील्ड में, क्षेत्र में आप रहे हो, कौन सा टाइम में आपको हेल्थ इशू था, कोई आपको कोई मेजर डिजीज तो नहीं है, आपकी कोई अगर शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ कैसे है, आपकी संतान है कि नहीं है, संतान में मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, उनकी हेल्थ कैसी है, वो किस क्षेत्र में जाएंगे, वो सारा फ्यूचर फोरकास्ट कर सकता है। अगर आपका वो पास्ट अगर एक्यूरेट बता देता है, अगर वो मैच करता है तो वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। अगर वो मैच नहीं करता तो वो मतलब तुक्के मार रहा है, या उसको अधूरा ज्ञान है, या वो बस एक बोलूं तो ब्लफिंग कर रहा है, इस सेंस से कह सकते तो हैं। इस तरीके से हम सही ज्योतिषी की, एस्ट्रोलॉजर की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मेरा नेक्स्ट सवाल था, आपने इसी क्वेश्चन में इसका जवाब दे दिया है, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए सुभाष जी, किन बातों ने सबसे ज्यादा आपको ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, हस्तरेखा में और वास्तु में सबसे ज्यादा आकर्षित किया? मैं एक्चुअली ये था कि कुछ मेरे को हेल्थ इशू हुए थे, तो उसको लेके मेरी मदर ने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि इसका ये टाइम अच्छा नहीं है और उसके बाद इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो उस टाइम के बाद मैं वाकई मेरी हेल्थ अच्छी हो गई और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पहले मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ था उस टाइम में। तो धीरे धीरे मैं इसमें क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि ये कैसे कोई बता सकता है कि आपकी होरोस्कोप देख के, आपकी कुंडली देख के, कि आपके लिए ये टाइम बेकार है, उसके बाद आप
आपका ये जो हेल्थ आपका बेटा अच्छा हो जाए, जैसे मेरे मदर को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, तो उसके ही मैं यह की थी, मेरे में क्यूरियोसिटी जाग गई कि कैसे हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि बस ये टाइम अच्छा है या ये टाइम बेकार है, ये टाइम निकल जाएगा तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। इसी की क्यूरियोसिटी में मैं कि इसके बारे में मतलब मेरा इंटरेस्ट जागा, मेरी जिज्ञासा हुई। फिर मेरे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल के थ्रू मैं सर्च करने लगा। पर फिर भी यह था कि जब तक आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल जाता, आपका अधूरा ज्ञान रहता है। जब तक आपको ज्ञान, कोई गुरु नहीं होगा, वो आपको गाइडेंस नहीं करेगा, आप कहीं भी फंसोगे तो आपको कौन गाइड करेगा। यह है कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, पर वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो एक गुरु होगा जो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको सही गाइड करेगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही होता है जो पूरा सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर होगा, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होगा। वो आपको सही एक्यूरेट गाइड करेगा और आपको बताएगा कि ये आपका समय यहाँ तक बुरा है, उसके बाद आपका समय। कोई भी लाइफ का किसी का भी यह कि फ्यूचर या वो या प्रेजेंट हो, कोई मिलीनियर हो या मिलीनियर हो, कभी टाइम एक जैसा नहीं रहता। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते हैं। किसी की प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं, किसी की हेल्थ में रहते हैं, किसी की लव लाइफ में रहते हैं, किसी की चाइल्ड में रहते हैं। ये लाइफ का पार्ट है। जो एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि हाँ ये आपकी इस लाइफ में ये टाइम आपका लिए अच्छा नहीं है, इस क्षेत्र से रिलेटेड, आपको उस टाइम में आपको ये रेमेडीज की जरूरत है, आप ये रेमेडीज करोगे तो ये टाइम आपका अच्छे से कट जाएगा। क्या है कि हम 70-80% तक रेमेडीज से हम कर सकते हैं, उस टाइम को निकाल सकते हैं। ये टाइम निकल जाएगा आपका, ये कि ये टाइम अच्छा आ जाएगा, तो आप उसमें है कि आप अपने अच्छे टाइम को और अच्छा कर सकते हो, बुरे टाइम को आप काट सकते हो उस टाइम से। ये है कि आप रिस्क ना लें उस टाइम में, है कि आप है कि आपका जैसे मान लीजिए आपको इस टाइम के बीच में कोई एक्सीडेंट का योग बन रहा है, उस टाइम में है कि आप उस टाइम में ड्राइविंग ही ना करें, किसी के साथ जाएं और आप कि साथ में बैठ के जाएं, खुद ड्राइविंग ना करें, ताकि वो आपके प्लान में जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं आपके, जो है कि एक्सीडेंट करवा सकते हैं, आपको वो दिक्कत ही ना हो। अगर है कि आपको वो चलाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, आपको व्हीकल चलाना ही पड़ रहा है, या कि आप हेलमेट का यूज करें, अगर टू व्हीलर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको है कि सीट बेल्ट लगा के चलें, सारे रूल्स का फॉलो करें। यह है कि आप ताकि उस चीज से बचे रहो जो आपको रेमेडीज बताई जाती है कि जो एक्सीडेंट कराता है हमारे उसमें मंगल ग्रह, राहु और शनि ग्रह कराते हैं। तो उससे रिलेटेड हम जो प्लान आपका नेगेटिव होगा कि हम उसकी रेमेडीज अगर हम कर देंगे तो है कि वो आपका हो सकता है कि एक्सीडेंट है, ये तो होता है कि होनी तो होनी है जी, लेकिन उसका प्रभाव कम प्रभाव, उसकी इंटेंसिटी हम 80-90% तक हम कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। एक मान लीजिए बारिश हो रही है, हम आपके हाथ में छाता पकड़ा दिया, आया कि आपका बॉडी, ऊपर की बॉडी तो बच जाएगी, यह कि आपके पैर तो फिर भी गीले होंगे जी। तो यह कि उसकी हम इंटेंसिटी यह कि हम 90% तक कम कर सकते हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसको ऐसा ना हो कि वो घटित ही ना हो वो चीज। कोई मेजर एक्सीडेंट होना वो आपका है कि माइनर से है कि आपकी छोटी सी गाड़ी लगेगी और आपको वो चीज कट जाएगी। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उसको अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को गाइड करते हैं, ताकि जो बुरे टाइम में है वो आपका टाइम कट जाए और जो अच्छा टाइम है उसको और निखार के आप यूज कर सके और उसके थ्रू आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है या आप आगे शादी के लिए सोच रहे हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जिसके आपका जैसे एज के अकॉर्डिंग आप कोई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सको। और नेगेटिव टाइम में कि आप काम डाउन हो जाओ, वो टाइम कट जाए, उस टाइम के बाद आप जब आपका अच्छा टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर सकते जी बिल्कुल जी। तो क्या कोई अनुभव ऐसा शेयर करना चाहेंगे जिसने आपके ग्राहक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो? आज मुझे 6 इयर्स हो गए इस फील्ड में, और आज की डेट में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसके मेरे पास क्लाइंट ना हो। आज की डेट में मेरे पास डॉक्टर्स भी मेरे क्लाइंट हैं, एडवोकेट भी मेरे क्लाइंट है, IAS भी क्लाइंट है, IPS भी हैं, पायलट भी हैं। जिस भी क्षेत्र में आप अच्छे से अच्छे क्षेत्र में जाओगे सब मेरे क्लाइंट्स हैं। तो वही है कि जिसकी विश्वास करने वाला है कि आप विश्वास करते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं तो आप गाइडेंस लेंगे, नहीं करते तो नहीं लेंगे। जो वो एस्ट्रोलॉजी मेरे क्लाइंट्स हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं। एक मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी एक डॉक्टर क्लाइंट थी, वो मुझसे 2020 कोविड के टाइम में मिली थी, फरवरी 2020 में। उनकी मैरिज को 4 इयर्स हो गए थे, उनको बच्चा नहीं हो पाया था। शी वॉज ए डॉक्टर डेंटिस्ट, शी इज ऑल्सो राइट नाउ शी इज ऑल्सो डॉक्टर, पर उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सब टेस्ट करवाए, सब मेडिकेशन वगैरह लिए, अच्छे गायनोलॉजिस्ट को दिखाया, इनफर्टिलिटी के डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स वाज नॉर्मल, बट वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही थी। पर उनको मैंने बताया कि आपका नेचुरल कंसीव होगा और इस टाइम मार्च के बाद कंसीव होगा 2020 में। तो उनको मैंने रिकमेंड, उनको जो है थोड़ी सी 2-3 रेमेडीज बताई इजी सी,
और मैंने कहा था आपका टाइम आ रहा है, आप कंसीव कर जाओगे नेचुरली, आपको आईवीएफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शी वाज आई गॉट द कॉल ऑन इन अप्रैल 2020 कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल पे बताया कि आई एम सर एज पर योर प्रेडिक्शन आई एम प्रेग्नेंट, आई हैव 2 months प्रेगनेंसी। तो ये एक्सपीरियंस था कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन वाले लोग भी अगर कंसल्टेशन ले रहे हैं तो उनको भी विश्वास होता है कि अगर वो आप, उनको भी विश्वास तब हुआ जब मैंने उनका पास्ट प्रेजेंट बताया हमें, तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये मेरे को जो गाइड कर रहे हैं हो सकता है। क्योंकि आप, अगर मैं आप किसी के बारे में पास्ट प्रेजेंट बता रहा हूँ तो वो विश्वास करता है, अगर आप किसी का पास्ट प्रेजेंट नहीं बता रहे तो है कि वो हमारे साथ ब्लफ कर रहा है या बस एक हमारे साथ बोलूँ तो तुक्का मार रहा है, जो हिंदी की भाषा में मैं बोलूँ। पर लेकिन जो मैंने उनको पास्ट प्रेजेंट बताया, उन्होंने कि मेरी जो रेमेडीज भी तभी की उन्होंने, क्योंकि मैंने उनको पास्ट प्रेजेंट बता दिया है, तब उन्होंने रेमेडीज की, मेरी जो सिंपल रेमेडीज थी, और शी गॉट कंसीव द बेबी। एंड उसके लास्ट इन द एंड ऑफ द 2020 वो उनका बेबी हुआ और बेबी बॉय हुआ। और मेरे पास, मेरे ऑफिस में आई, मुझे खुद मेरे को बहुत अच्छे स्वीट्स दे के गई और मेरे को थैंक यू करके गई। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो मेरे को लगा कि हाँ एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जो होता है, अगर विश्वास करने वाले लोग होंगे तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर पे डॉक्टर भी विश्वास करता है, एडवोकेट भी करता है, और जो अच्छे अच्छे पायलट है, जो अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है हाई, तो वो विश्वास करते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन जेन्युइन हो, आपकी रेमेडीज हो वो जेन्युइन हो। तो आपकी रेमेडीज में विश्वास का क्या रोल रहता है? देखो, ठीक है, आपने प्रेजेंट भी बता दिया, आपने पास्ट भी सही से बता दिया, फिर भी उसके बाद भी कोई विश्वास ना करे तो आपकी रेमेडीज में अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि विश्वास का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? उसमें ये रहता है कि जो हमारा है कि उसमें जो रहता है दान का भी रोल रहता है रेमेडीज में, कि हम क्या चीज के जो प्लांट हमें तंग कर रहे हैं, जो बोलूं हमें दुखी कर रहे हैं, उसका हम दान करवाते हैं उन प्लांट का। वो होरोस्कोप देख के ही बता पाते हैं, किसी का चार्ट या कुंडली देख के ही बता पाते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव है जिसका आप दान करिए। हर ग्रह का दान नहीं कर सकते, हर चीज वो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि किसके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है, उसके होरोस्कोप का। दूसरा पार्ट आता है जेमस्टोन, जिसके हम राशि रत्न बोलते हैं, उसको कौन सा ग्रह रत्न सूट करता है। अब उसकी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, उसको लक का साथ नहीं मिल पा रहा, या उसकी जॉब नहीं लग पा रही, या उसका कोई और चीज में दिक्कत है, तो जेमस्टोन भी उसकी प्रॉब्लम को देख के ही पहनाया जाता है। ये नहीं कि ये जेमस्टोन अगर उसकी हेल्थ के, उसकी प्रॉब्लम अगर हमारे को, उसकी जॉब नहीं लग रही, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो हम उसको हेल्थ से रिलेटेड जेमस्टोन पहना के क्या करेंगे? तो पहले तो कंसर्न हमारा उसका है कि ना उसकी जॉब लग जाए, उसकी जॉब लग जाए। अगर किसी की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, अब उसको तो हमें हेल्थ अच्छी करनी है, जॉब तो चलो बाद में सेकेंडरी चीज है, क्योंकि जब जान है तो जहान है ना। अगर उसकी काम करने लायक ही नहीं होगा, उसको काम हम भाग्य का रत्न पहना के क्या करेंगे? उसको पहले कि हम उसका लगन का रत्न पहनाते हैं, जो उसका जो जिसको हम असेंडेंट कहते हैं हॉरोस्कोप में, जो उसका असेंडेंट का जो मालिक होता है उसका हम जेमस्टोन पहनाते हैं, ताकि वो पहनने के बाद उसकी हेल्थ बढ़े, हेल्थ अच्छी हो जाए, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, और वो इंटरव्यू देने के लिए या किसी भी चीज को कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाए, मानसिक तौर से भी और फिजिकल तौर से भी वो कर सके। तो वो है कि वो देख के पहना जाता है। ये दान का भी रोल है, जेमस्टोन का भी रोल है, मंत्रों का भी अपना रोल है कि उसमें हम कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा जो है कि रत्न मंत्र हम उसको बोले जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। कि राहु के मंत्रों का जाप करना है, जो राहु उसको तंग कर रहा है, तो राहु को शांत करने के लिए हम राहु के बीज मंत्रों का बोलते हैं। ऐसी शनि अगर उसको तंग कर रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो हम उसके शनि के बोलते हैं कि शनि की चीजों का दान कीजिए आप, काली चीजों का, काली उड़द दाल का, लोहे का, सरसों के तेल का, जो चमड़े की चीजों का, लोहे की चीजों का दान कीजिए। और शनि के बीज मंत्रों का आप डेली चैंटिंग कीजिए 108 बार, या जितना भी आप उसके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल सकते हैं। तो हर चीज का अपना रोल है, हर जो है कि हर चीज का अपना रोल है, हर चीज इफेक्ट करती है। ये है कि आप उसको कितनी लगन से कर रहे हो और कितना विश्वास के साथ कर रहे हो। तो विश्वास का आपने बताया कि बहुत बड़ा रोल है। ये सब उपाय भी तभी काम करेंगे जब विश्वास होगा। बिल्कुल जी जी। आप शिक्षा, विवाह, व्यवसाय और फाइनेंस जैसे मैटर्स में अपने परामर्श को किन तरीकों से तैयार करते हैं? उसमें सारा रोल रहता है हॉरोस्कोप का। हम कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि किसको किस शिक्षा में आगे सफलता मिलेगी। कोई भी अगर मान लीजिए 10+2 करके या 10th करके कोई हमारे पास बच्चा कंसल्टेशन लेने आया, उसके पेरेंट्स आए हैं, 10th से पहले आए हैं या 10th करते करते आए हैं, तो हम उसके हॉरोस्कोप में देखते हैं। उसमें मेनली देखा जाता है 5th हाउस,
कुंडली का जो 5th हाउस होता है, 5वां घर होता है, उसमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वहाँ का लॉर्डशिप किस ग्रह के पास है, किस क्षेत्र में अगर वो जाएगा तो उसको सफलता मिलेगी। टेक्निकल फील्ड में जाए, आर्ट्स की फील्ड में जाए, फाइनेंस की फील्ड में जाए, बैंकिंग के सेक्टर में जाए, या किसी एयर प्लानिंग के थ्रू जाए, वो सारा देखना पड़ता है। वो प्लैनेट अगर शनि के केतु ग्रह बैठे हैं 5th हाउस में, तो वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। टेक्निकल फील्ड में आपका इंजीनियरिंग हो गया, या आपका उसके अगर आर्ट उसमें देखा जाए, आपका फाइनेंस सेक्टर में, तो आपका कॉमर्स फील्ड में जा सकता है, वो आपका आगे सीए कर सकता है, कॉमर्स के फील्ड में बीकॉम कर सकता है। तो वो देखा जाता है हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कि उसका किस में आगे है, कि वो जिस फील्ड में उस फील्ड में जाएगा तो उसमें उसको आगे सफलता मिल जाएगी और उसका इंटरेस्ट भी उसमें ही रहेगा। उसके बाद आता है मैरिज। मैरिज के लिए जो देखा जाता है 7th हाउस देखा जाता है किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसका जो 7th हाउस होता है उसके स्पाउस का होता है, उसकी मैरिज का होता है। चाहे अगर वो उसका बोलूँ तो अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का होगा, मेल है तो उसके लिए वाइफ का होगा। तो उसमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कि उसकी मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर कोई शनि जैसा प्लैनेट बैठा है तो उसकी मैरिज डिले है, मतलब उसकी शायद मैरिज जो होगी 28 एज के बाद ही होगी। उससे पहले मैरिज हो जाती है तो मैरिज में डिस्टर्बेंस रहेगी, या तो अगर पहले मैरिज हो जाती है उसकी 28 तक एज में डिस्टर्बेंस रहेगी, आपस में बनेगी नहीं हस्बैंड वाइफ की। अगर 28 के बाद होती है तो वो टाइम बैड टाइम जो था शनि ने वो काट दिया। अब उसके बाद मैरिज का टाइम है वो अच्छा ही कटेगा। अगर कोई मंगल जैसा जो अगर मंगल 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, तो उसकी शादी जातक या जातिका की शादी मांगलिक जातक या जातिका से ही होनी चाहिए, तब मांगलिक दोष करता है, क्योंकि जहर जहर को काटता है। अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है तो वो मांगलिक दोष कट जाता है। और अगर वो नहीं होती तो उसमें है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसकी यह है कि विधि विधान से किसी अच्छे ब्राह्मण से, आचार्य जी से उसकी पूजा करा ली जाए, जिसमें है। और जिसमें नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी तब उस केस में हो सकती है। और अगर मांगलिक की मांगलिक से है शादी हो रही है तो उसमें पूजा कराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 7th वित्त के लिए जो देखा जाता है, फाइनेंस के लिए जो हमारा सेविंग का हाउस होता है वो 2nd हाउस होता है हॉरोस्कोप का, जो हमारे सेविंग्स को दिखाता है, हम कितना सेव कर रहे हैं। हमारे पास मनी, कोई है कि पैसा तो बहुत कमा रहा है, यह है कि महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहा है, पर महीने के एंड में उसके पास अकाउंट में 5-6 हजार रुपए भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका 2nd हाउस है जो वो पीड़ित है, बोलो वो मैलेफिक प्लैनेट की उसमें आ गया है, जिसकी वजह से उसके पास 11th हाउस जो होता है इनकम का होता है, सोर्स ऑफ इनकम का, कि उसकी अगर 11th हाउस अच्छा होता है इंसान पैसा बहुत कमाता है, उसके पास पैसा बहुत आता है। क्या वो किसी भी उस प्रोफेशन से आए या उसकी प्रोफेशन से आए या किसी भी उसके थ्रू आए आता है, पर लेकिन अगर 2nd हाउस पीड़ित होगा उसके पास सेविंग्स नहीं हो पाएगी। पैसा अच्छा कमा रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रही, तो हम उसको ये कहते हैं कि आपकी पैसा तो अच्छा कमा रहे हो, आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही, तो हम उसके जो है उसके स्पाउस का देखते हैं कि उसके स्पाउस के अकॉर्डिंग उसकी हॉरोस्कोप में 2nd हाउस कैसा है स्पाउस का। तो हम ये कहते हैं कि आपके जितना मंथली एक्सपेंस है आप अपने अकाउंट में रखो, बाकी जो है सैलरी आपके आने के बाद वो अपना ट्रांसफर आपके स्पाउस के अकाउंट में कर दो, ताकि जो आपके पैसा बचता नहीं है वो आपके पास सेव होने लगे। क्योंकि आपके अकाउंट में बचेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में या फालतू के खर्च करने की आदत बिल्कुल बिल्कुल जो उनका किसी ना किसी एक्सपेंस में वो खर्च हो जाएगा या जिम्मेवारी पे खर्च हो जाएगा। तो वो देखा जाता है कि हमारे पास वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए जो है वो 2nd हाउस अच्छा है, तो उसी को सेव करना चाहिए और उसी के अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। अगर दोनों इनकम कर रहे हैं तो एक ही के अकाउंट में है कि जो आपके मंथली एक्सपेंस है उसको निकाल के बाकी अब उनके अकाउंट में डाल के उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि आप आपके फ्यूचर के लिए सिक्योर रहे। आप चाहे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए या आगे फ्यूचर के लिए कि आप आगे घर खरीदना चाहते हैं या कहीं फ्यूचर ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड, वो आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो वित्तीय के लिए जो मेन होता है 2nd हाउस और 11th हाउस होता है। 2nd हाउस जो होता है आपका सेविंग का होता है, 11th जो हाउस जो होता है आपकी इनकम का होता है। आपका 11th हाउस अच्छा है तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। अगर वो है कि वो आपकी इनकम अच्छी नहीं है, मतलब 11th हाउस पीड़ित है, तो इंसान मेहनत बहुत करता है पर लेकिन उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जी। तो वो होता है कि इसको हम 11th हाउस को इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको वो जो है कि आपकी अर्निंग ज्यादा हो, जो आप मेहनत एफर्ट कर रहे हैं वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिले। 9th हाउस जो होता है सबसे मेन हाउस होता है इंसान का भाग्य का। लगन के बाद जो सबसे मेन हाउस देखा जाता है वो 9th हाउस होता है, वो हमारी डेस्टिनी का डिसाइड करता है। उसका सूक्ष्म जो देखा जाता है वो नमाज कुंडली में देखा जाता है। जो माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट होती है वो नमाज कुंडली में ही देखी जाती है फुल, उसमें कि 9th हाउस की कैसी प्लैनेट की प्लेसमेंट है। जिसके 9th हाउस में पीड़ित होता है तो उसको यह है कि उसको किस्मत का साथ कम मिलता है, या बोलूँ उसको ठोकरे खाने के बाद मिलता है। जिसका क्या कि 9th हाउस अच्छा होता है
लगन भी अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, 9th हाउस भी अच्छा, तो किस्मत के भरोसे ही किस्मत उसको का चीजें धनी मिल होता जाती है। हाँ। अगर वो बोलूं कि एक इंसान होता है कि पूरा दिन से लेके सवेरे 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मेहनत करता है, और जो मिलता है वो है कि जिम्मेदारी में रात को खत्म हो जाता है। एक इंसान होता है दिन में 2-3 फोन घुमाता है और उसके अकाउंट में 2-3 लाख 4 लाख रुपए उसके अकाउंट में अपने आप आ जाते हैं। हाँ। ये कि वो उसका किस्मत का तो खाना है। इस केस में उसका 9th हाउस स्ट्रांग है कि 11th हाउस स्ट्रांग है? उस केस में 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए। 11th हाँ। हाउस इनकम का है, 9th हाउस तो हर उसमें देखा जाएगा कि सिर्फ इनकम के लिए नहीं है 9th हाउस, आपकी हर क्षेत्र में, आपका भाग्य हर क्षेत्र में कैसा है, सिर्फ इनकम में नहीं। आपके किसी कंपटीशन में आप जा रहे हैं, किसी से डिबेट कर रहे हैं, आप किसी से मतलब आप किसी राजनीतिक जो उच्च ओहदे पे है उनसे भी आप मिलने जा रहे हैं, तो आपका अगर 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो आपके साथ ठीक से पेश आएगा, मतलब ठीक से आपसे मिलेगा। 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपको लटकाएगा कि नहीं मिलेंगे, साहब है नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फाइनेंस से नहीं है, आपकी ओवरऑल डेस्टिनी से, हर क्षेत्र में आपको कितना किस्मत साथ दे रही है। वो 9th हाउस का और बोलूं उससे भी सूक्ष्म जो देखा जाता है नमाज कुंडली से देखा जाता है कि उसमें उसके प्लैनेट की जो पोजीशन है उसकी किस्मत कितना साथ दे रही है, तो वो सारा वो देखा जाता है। इसके साथ ही जो हमारा 8th हाउस होता है वो अनअर्न्ड मनी का होता है। जैसे हम मान लीजिए कि हमने हमारी जो है प्रॉपर्टी है, हम वो एक मान लीजिए हमने रेंट पे दे दी, हमारी पैसिव इनकम हो गई, मतलब उसमें हम मेहनत नहीं कर रहे पर हमारे पास पैसा आ रहा है। जिसका 8th हाउस स्ट्रांग होता है उसके पास बिना मेहनत के पैसा आता है, चाहे वो LIC का पैसा आ गया, किसी के बोलो वसीयत का पैसा आ गया, किसी बीमा का पैसा आ गया, या किराए रेंट के थ्रू पैसिव इनकम आ गई, तो वो पैसा होता है वो 8th हाउस से देखा जाता है। तो ये सारा सिनेरियो होता है कि वो जो सेविंग होती है वो 2nd हाउस के थ्रू पैसा आ रहा है, आपके 8th हाउस से आ रहा है, चाहे 11th हाउस से आ रहा है, पर वो टिक क्यों नहीं रहा, वो आपका 2nd हाउस बता। 2nd हाउस अगर ये 2nd हाउस भी अच्छा है तो आपका यह है कि पैसा सेव होगा आपके अकाउंट में, यह कि आप लाखों कमा रहे हैं तो करोड़ों रुपए सेव भी कर रहे हैं, और आप लाखों कमा रहे हैं और आपका सेविंग 2nd हाउस अच्छा नहीं है तो आपके अकाउंट में हजारों रुपए भी नहीं। तो ये सब चीजें देखी जाती है कुंडली के अकॉर्डिंग कि कौन सा कुंडली में कौन सा भाव, हर चीज का भाव, कोई भी भाव में अच्छा नहीं होता, कोई भी भाव बहुत बुरा नहीं होता, उसमें प्लैनेट की पोजीशन क्या, राशि क्या, उसके पीछे जो नक्षत्र है उस हाउस के पीछे वो कैसे एनर्जी फेंक रहे हैं पीछे, जो जिसको हम बोलते हैं रूट है, जो जड़ होते हैं, नक्षत्र होते हैं हमारे जड़ होते हैं। ये मान लो सारी जो एस्ट्रोलॉजी है 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस और आपके 12 राशि, ज़ोडिएक साइन और 27 नक्षत्र, इन 4 चीजों पे डिपेंड करती है। यही सब इधर उधर होते हैं हॉरोस्कोप में, कुंडली में, कौन किस राशि में बैठा है, कौन किस नक्षत्र में बैठा है, कौन किस घर में बैठा है, वो सारा कैलकुलेट करके ही एस्ट्रोलॉजर है प्रिडिक्शन देता है। सिर्फ एक चीज को देखने से ये बोल नहीं सकते कि आपका कि 9th हाउस अच्छा, अब आपकी हेल्थ ही खराब हो, 9th हाउस क्या करे, आप उसको भोग ही नहीं सकते ना, आपकी हेल्थ खराब है, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, आप पर डायबिटीज के पेशेंट है या आपको कैंसर हो रखा है, क्या करेगा भाग्य जी? आप उसको भोग ही नहीं पा रहे ना, किस्मत तो आपको दे के बैठी करोड़ों रुपए में, पर आप उसको भोग ही नहीं पा रहे। ये है सारी तो चीजें देखिए। यहाँ पे कौन सा हाउस उसका प्रभावित है? फर्स्ट हाउस असेंडेंट। अगर किसी को बोलूं तो मेजर डिजीज है, क्रिटिकल डिजीज है या इनक्योरेबल डिजीज है, उसका कहीं ना कहीं लगन अफेक्टेड है, लगन बोलेंगे असेंडेंट, जो मेन देखा जाता है, जो मेन होता है वो लगन होता है आपका खुद का, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो या फिजिकल स्तर पे हो, आप कैसे हैं, आप पूरे फिट फाइन है, फिजिकली मेंटली आप बिल्कुल फिट है, पीसफुल माइंड है, वो आपका, अगर आप मेंटली फिजिकली सारे सही हैं और आपका लगन है तो आपकी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अगर उसमें पहला हाउस स्वास्थ्य के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है, आपकी पूरे ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी के लिए होता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, वहां जो ग्रह बैठा होता है उस ग्रह से रिलेटेड आपके अंदर गुण होते हैं। अब एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं, आपका लगन में बैठा हो चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है मून जिसको कहते हैं, वो होता है काफी इमोशनल इंसान होता है, वो अगर आपके लगन में चंद्रमा बैठा है तो आपका ज़ोडिएक साइन भी आपका वो होगा, आपका ज़ोडिएक साइन भी आपका उसी से होगा। आपको मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट हाउस में मेष राशि, जिसको फर्स्ट साइन कहते हैं एरिस, उसको एरिस कहते हैं इंग्लिश में, उसमें वहां पे चंद्रमा बैठ गया। अब आपका लगन का लॉर्ड जो हो गया मंगल हो गया, एरिस का जो लॉर्ड होता है मंगल, और वो बैठा है वो भी लगन में ही बैठ गया। अब चंद्र और मंगल फर्स्ट हाउस में ही बैठ गए फॉर एग्जाम्पल। अब आपको है कि चंद्र जो आपको इमोशनल बनाएगा, है कि इंसान भावनाओं में ज्यादा बहेगा, मतलब आपको इमोशनल बनाएगा कि आप किसी की बातों में, कि सामने वाला इंट्यूटिव बनाता है इंसान को, कि सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, या आपको सिर्फ प्रभावित करने के लिए बातें बोल रहा है। यह है कि इंसान सामने वाले को सामने खुद से सही गलत को नहीं पहचान पाएगा, वो इमोशन में बह जाएगा, पर लेकिन ये अगर
चंद्रमा उसका सही होगा तो वो सामने इंट्यूटिव भी बनाता है इंसान को कि सामने वाला इंसान उसको झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो नाप लेता है। अगर लेकिन उसके ऊपर अगर चंद्र के ऊपर किसी बैड प्लैनेट का प्रभाव हो गया, मतलब राहु केतु शनि का, तो वो फिर मैलेफिक हो गया। फिर वो है कि सामने वाला वो जो इंसान है जिसके चंद्र लगन में, वो कहीं ना कहीं वो बोल लो इमोशनल होकर डिसीजन लेगा। मतलब वो चंद्रमा जो है बैड उसके उसमें आ गया प्लैनेट के उसमें, तो इमोशनल होके कि गलत डिसीजन ले लेगा या किसी पे ब्लाइंड फेथ कर लेगा, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा कर देगा जी। जो बैलेंस होना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। अब चंद्र मंगल लगन में बैठा हो इंसान को लक्ष्मी योग बनाता है। इंसान थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल लगन में हो तो इंसान के चेहरे पे एक लाली सी होगी, उसका चेहरा देख के पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन होगा, ये लाली होगी। चंद्रमा लगन में बैठा है और साथ में मंगल बैठा है, इंसान पे पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी योगी पर बैठा है। और लगन का स्वामी मंगल लगन में ही बैठा है, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। सामने वाले पे यह है कि जब वो बात बोलेगा सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसकी वाणी में एक प्रभाव होगा कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। तो ऐसी हर ग्रह की एनर्जी होती है। हर ग्रह के, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया चंद्रमा मंगल का, ऐसी 9 प्लैनेट होते हैं, हर ग्रह की अलग अलग एनर्जी होती है, हर अलग करेक्टरिस्टिक होती है। वो हॉरोस्कोप देख के, कुंडली को देख के, चार्ट को देख के ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, कौन सी उसकी महादशा चल रही है, कौन सी उसकी अंतरदशा चल रही है, कौन सी उसकी प्रतंत्र दशा चल रही है, कौन सी उसकी 7.5 तो नहीं चली, शनि की ढैया तो नहीं चल रही। तो सारा और प्रेडिक्शन देख के ही एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ एक ग्रह को बोल के, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया चंद्रमा लगन में बैठा है तो, या बाकी प्लैनेट का 7 ग्रहों का भी तो देखना पड़ेगा वो कहाँ बैठे, उनका भी तो रोल है, उनका भी रोल है। क्योंकि पूरे के 9 ग्रहों को लेंगे, 12 राशियों को लेंगे, 12 हाउसेस को लेंगे, 27 नक्षत्र को लेंगे, तब हम एक रूल क्या आएंगे कि क्या कैसा समय चल रहा है। तो ये कि नहीं कि हम सिर्फ एक हाउस को देख के हम किसी की प्रेडिक्शन कर दें तो वो सही नहीं रहेगा, वो इसको हम बोलेंगे कि अधूरा ज्ञान है उसको। तो यह कि एस्ट्रोलॉजर को प्रोफेशनल तभी होना चाहिए जब उसको पूरा ही एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, हर राशि का, हर नक्षत्र का, हर हाउसेस का, हर जो आपके ज़ोडिएक साइन है सबका ज्ञान होगा, तभी वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट कर पाएगा और वो है कि सामने वाले को सही से गाइडेंस दे पाए। वही अगला सवाल मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि इतने महत्वपूर्ण और समस्याएं हैं, तो इनका जब समाधान या परामर्श देते हैं आप, तो उसकी सटीकता को कैसे सुनिश्चित करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे पास कुंडली दिखाने आ रहा है उससे सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपकी जो बर्थ डिटेल है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, या आसपास है। क्योंकि आजकल तो एडवांस हो गया है, एक मिनट का, एक सेकंड का देखा जाता है, पर लेकिन आज से हम 30 साल पहले जाए तो कहते थे कि शाम के वक्त था 5, कोई कहता था 5:30 बजे जन्म हुआ था, कोई कहता डेट भी एक्यूरेट नहीं रहती। हाँ, डेट भी एक्यूरेट नहीं रहती। फिर उसमें है कि हम डेट भी एक्यूरेट नहीं रहती तो फिर हम उसके हाथ से भी मैच करते हैं कि उसकी डेट क्या है, कि उसके लगन से मैच कर रही है, उसकी जो आपकी डेट बता रहा है और उसको जो बता रहा है वो उसके हाथ से मैच कर रही है, मिसमैच है, वो हमें पता चल जाता है। फिर हमें उसको यह है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं कि हम उसकी कुछ क्वेश्चन फिर हम पूछते हैं उससे कि आपका ये कैसे हेल्थ में ये टाइम कैसा गया था, आपकी ये पढ़ाई के लिए ये टाइम कैसा गया था, आपके फादर का कैसे रहा है, आपके मदर का कैसे रहा है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, कितने फीमेल सिबलिंग है, कितने मेल सिबलिंग्स हैं आपके चाचा ताऊ कितने, वो सवाल हम पूछते हैं उनसे ताकि हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर पाए। जब वो चीज़ हमें सेट बैठ जाती है, उसका फेस देख के चीज़ें लगन बैठ जाता है, तब हम उसको वह बताते हैं कि अब ठीक है, अब हम बताते हैं। तो यह कि जिसका बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है, फिर उसके से हमें ही सवाल पूछना पड़ता है कि आपका ये टाइम कैसा गया, तभी हमें हो कि उसकी बर्थ टाइम एक्यूरेट हो पाएगी। अगर नहीं होगा उसका एक्यूरेट है तो हम यह है कि हम उससे फिर खुद ही प्रेडिक्शन है, जो एस्ट्रोलॉजर होगा तो 80-90% उसकी बर्थ डेट एक्यूरेट होगी डिटेल्स, तो उसके बारे में पूरा पास्ट प्रेजेंट बता देगा और वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर वो पास्ट प्रेजेंट बता सकता है तो डेफिनेटली वो फ्यूचर भी बता सकता है। लेकिन जिसकी बर्थ डेट है करेक्ट है, उस केस में ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हम परामर्श दे रहे हैं वो ज़्यादा सटीक हो, बिल्कुल एज कम्पेयर टू जिनकी नहीं है। बिल्कुल यह है कि सारा यह है कि हम सारा हॉरोस्कोप से ही चेक कर रहे हैं, हमें सामने वाला क्या करके आया। अपने अगर कोई 30 साल का व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, वो क्या करके आया क्या नहीं करके आया, वो उसकी कुंडली से ही पता चलेगा। और अगर उसकी बर्थ टाइम डेट टाइम प्लेस एक्यूरेट होगी तो हम उसके बारे में पहले ही बता देंगे कि आपका वो हाँ यहाँ करेगा, ना नहीं करेगा। अगर उसकी बर्थ है, अगर जो अच्छा ज्योतिषाचार्य होगा वो बता सकता है। अगर वो उसका वो दिया कि मेरे को याद नहीं या मेरा ऊपर नीचे होगा, फिर प्रेडिक्शन भी ऊपर नीचे ही जाएगी। सारा खेल यही है कि आपकी डेट टाइम प्लेस एक्यूरेट होनी चाहिए। 2-4 मिनट ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाता है, वो हम
चेहरे को देख के हम जज कर लेते हैं। आप 2-3 तरीकों से देखते हो उसको, ना कि एक तरीके से, बिल्कुल, और इस बिल्कुल। तरीके से आप उसको वेरीफाई करते हो। बिल्कुल, यह है कि जिसको एक्यूरेट पता है तो हम उसका होरोस्कोप देखते हैं, जिसको एक्यूरेट नहीं पता फिर हम उसका पाम रीडिंग भी करते हैं साथ में कि पाम क्या कह रहा है, क्योंकि पाम तो झूठ नहीं कहेगा, जो है सो है। होरोस्कोप क्या कि उसने बर्थ डिटेल जो बताई है, हो सकता है वो मिसमैच हो, उसको याद ना हो, या उसके पेरेंट्स ने गलत बताई हो, या उसके पेरेंट्स को याद ना हो, तो हमें है कि दो फिर हम चेक करते हैं। पर आज के टाइम में है कि सबको टाइम एक्यूरेट पता होता है कि क्या किस टाइम बच्चे का जन्म हुआ है, क्योंकि आजकल तो सारा एडवांस हो गया। एक सेकंड का भी रहता है कि कितने बज के कितने सेकंड पे बच्चा हुआ। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम बच्चे की जब नाल काटी जाती है, उसने जब उसके बाद पहली सांस खुद से ली, वो उसका बर्थ का टाइम होता है। और लगभग कितने समय के को एक टाइम स्लैब पकड़ सकते हैं हम? ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक लगन जो रहता है वो 2 घंटे तक रहता है। अच्छा। अब वो 2 घंटे ये हो सकता है कि 3:20 पे लगन चेंज हो रहा हो और 3:19 पे बच्चे का जन्म हुआ, तो हमें देखना पड़ता है वो लगन किस टाइम चेंज हो रहा है, वो रेक्टिफाई करना पड़ता है कि वो 2 घंटे का टाइम कब पूरा हो रहा है, लगन कब चेंज हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ता है। 2 घंटा बता दिया, वो 2 घंटा तभी पूरा हो रहा हो जिस टाइम बच्चे का आसपास का टाइम हो, तो हमें चेक करना पड़ता है। अगर वो 15-20 मिनट पहले का टाइम बता रहा तो वो लगन वही है, फिर वो इतनी मिसमैच नहीं आती। पर हाँ, षोडश वर्ग जो होते हैं उसके बाद लगन कुंडली के साथ 16 कुंडली और बनती हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसमें तो यह है कि आपका 1 मिनट का भी डिफरेंस होगा, वो चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जितनी आपकी एक्यूरेट बर्थ डिटेल होगी उतनी आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलेगी, और जितना आपका ऊपर नीचे वो होगा तो यह कि प्रेडिक्शन थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है। और जो ये प्रेडिक्शंस होती हैं ये लगभग जैसे हमने अभी बात किया 70, 80, 90% तक बिल्कुल, सही होती है। 90%, 95% तक सही जाती है। यह है कि आपको है कि बर्थ डिटेल एक्यूरेट पता होनी चाहिए। अगर जिसकी यह है कि जो अच्छा ज्योतिष जानता होगा वो 95% तक आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट दे देगा सारी। वो अगर यह है कि आपका बर्थ डिटेल ही अब एक्यूरेट नहीं है तो वो भी है कि उसको भी है कि देखना पड़ेगा कि प्रेडिक्शन क्यों गलत क्यों जा रही है। ये हो सकता है कि फिर उसका ये कारण हो सकता है कि आपकी बर्थ डिटेल ही गलत है, ये कारण रहता है। तभी कई बार प्रेडिक्शन तभी गलत जाती है। अगर आपकी बर्थ डिटेल सही है और आपका वो पास्ट बता रहा है, प्रेजेंट बता रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर बता सकता है। जी, सबसे सिंपल है। बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा 95%। 95% ठीक है। कुछ ये होता है कि आपके कर्म भी डिपेंड करते हैं कि आपका है कि आपकी कुंडली तो सपोर्ट कर रही है, अब आपके कर्म नहीं, आप एफर्ट ही नहीं करोगे, कर्म उसके लिए परिश्रम ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। अगर आप मान तो लीजिए, इसका मतलब कि अगर हम कहें तो 95% हमारा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है, सिर्फ 5% ही कर्म कंट्रीब्यूट करता है उसमें? नहीं ऐसा नहीं होता। ये होता है कि आपके आज के एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, कहते हैं कि सब प्री डिसाइडेड है, सब प्री डिसाइडेड नहीं है, पर हाँ कुछ प्री डिसाइडेड होता है। आपका जन्म किस घर में हुआ, किस माता के गर्भ से हुआ, इतने बजे ही क्यों हुआ, इस नक्षत्र में ही क्यों हुआ, इस लगन में ही क्यों हुआ, वो ईश्वर ने डिसाइड किया। हाँ। आपको है कि किसी का बेटा, किसी का बच्चा मान लीजिए अंबानी के घर पैदा हुआ, वो पहले से बिलीनियर है, और एक बच्चा रोड पे पैदा हुआ है, उसके कर्म ना, उसका प्रारब्ध, उसने जो कर्म किए थे उस हिसाब से ईश्वर ने उसको जन्म दिया। और वो 70% तक वो उसके प्रारब्ध किया है कि उसके जो अंदर बैटरी फिट होके आई है, उसके मृत्यु तक वो 70% उसका फिक्स है कि वो 70% तक कैसा जीवन जिएगा, कब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आने हैं। वो 30% तक ही वो अपने जीवन का वो जो चीजें हैं वो अपने कर्म से, अपने अच्छे कर्म से या अपने बुरे कर्म से, अच्छे कर्म से अच्छे कर देगा, और बुरे कर्म से जो 70% अगर अच्छा होगा वो भी बिगाड़ देगा। फिर ऐसा क्यों लगता है कि हमारे कर्मों से हम अपनी लाइफ को बना रहे हैं? हम कहते हैं कर्मों ना, से कर्म प्रधान होता है। नहीं, कर्म प्रधान है। अगर वो 30% हम नहीं करेंगे, हम 70% के भरोसे बैठ जाएंगे, तो हमें चीजें कैसे मिलेंगी। 70% का मानता हूँ कि आपके प्रारब्ध में मतलब प्री डिसाइडेड है, 30% के लिए भी तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये कि 30% के लिए भी तो आपको जो आपको एफर्ट करने हैं वो आपको, आप मान लीजिए आपके आगे पानी की बोतल पड़ी है, आपको मिली है, आपको किसी ने ऑफर किया, आपको उठानी पड़ेगी बोतल, मुंह से लगानी पड़ेगी, गले में लेने आनी पड़ेगी, आपके पेट में जाएगी, तभी आपकी प्यास बुझेगी। आपके सामने तो रख दी, पर लेकिन आपने उसके लिए हाथ आगे बढ़ाया, एफर्ट किए ना, मुंह तक लगाया, आप उसने पिया, उसके बाद आपके पेट में गया, तब आपकी प्यास बुझी। तो यह है कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। पर आप ये कहेंगे कि नहीं सब कुछ मेरे बैठे बैठे हो जाएगा, ऐसा नहीं। पानी मिलने तक डिसाइडेड है।
उसके बाद जो 30% है वो कि आपको वो बोतल उठा के और फिर पानी पीना पड़ेगा, ये आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। बिना एक्शंस के कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन्स का भी थर्ड लॉ है, हर एक्शन के पीछे इक्वल इक्वल रिएक्शन होता है। तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें मिलेंगी। आप सब क्या है कि नहीं भगवान के भरोसे है, तो क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। यह है कि कुंडली आपका बताती है, प्रॉमिस बताती है ये चीज इस टाइम में घटित होने वाली है। अब मान लीजिए किसी की शादी का टाइम चल रहा है, एज भी है उसकी, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं तो लड़की वाले, या लड़का है मान लीजिए लड़की वाले मेरे को घर लेने आएंगे, हो सकता है अभी जाए, रिश्ता आपने आया आपने ठुकरा दिया, या आपने उनको अटेंड ही नहीं किया, सब कुछ चीजें अच्छी थी, सब चीज मैच कर रही थी, आपने अटेंड, वो समय निकल गया, आपकी शादी नहीं हुई, तो कहाँ से शादी होगी। तो यह कि समय आया, आपने एफर्ट करे, आपने भी यह कि एफर्ट दिखाया, उनसे मीटिंग की, या लड़की से मिले, उनके पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स ने बातचीत की, उनको भी पसंद आया, आपको भी पसंद आया, उन्होंने एफर्ट की, तो आपकी ये है कि उस टाइम में आपका काम हो जाता है, शादी हो जाती है। तो ये ऐसी हर चीज में होता है, आपको एफर्ट करना पड़ा। आपकी नौकरी का टाइम चल रहा है, आप एफर्ट नहीं कर रहे, जी इंटरव्यू कॉल है, आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, चाहे वो टेलीफोनिक है या आपका वहां जाके करना है, तो कैसे लगेगी आपकी जॉब। आप उसमें एफर्ट करोगे, उसकी कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, उसके बारे में जो आपने नॉलेज है, जाएंगे देंगे, जो आप जिस प्रोफाइल के लिए आपका जेडी जो आपको डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में आप बताएंगे। तो किस्मत भी आपका साथ दे रही है, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब अगर कुंडली सपोर्ट ना करे, ग्रह सपोर्ट ना करे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, किसी की शादी 15-15 साल की शादी नहीं हुई, ढूंढ रहे थे, 15 साल के बाद जब शादी का योग आया तभी शादी हुई, क्योंकि इसका सपोर्ट शादी का योग ही नहीं था। 40-40 साल में जाके शादियां होती है, क्यों थी, क्योंकि 15 साल से वो देख रहे हैं, 25 साल की उम्र से उनके शादी का योग ही नहीं है। और जिस टाइम अगर उस टाइम आप बैठ गए कि नहीं मेरा योग नहीं है, मैं उस टाइम यह कि कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता। यह कि जब होरोस्कोप हमें ये बताती है कि आपका समय ये आ रहा है, आप एफर्ट करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा, प्रॉमिस बताती है हमें। काम तो आपको करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। तो प्रारब्ध आपका अपनी जगह है, फ्यूचर की जो आपकी प्री डिसाइडेड है वो अपनी जगह है, वो अपना रहता है। अब ये कि आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, कोई भी चीज। बिल्कुल। तो दिनचर्या की समस्याओं के समाधान में रत्न, मंत्र और दान उपायों की भूमिकाओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। ये देखो सबकी ना होरोस्कोप अलग होता है, सबका कुंडली देख के ही बताया जाता है कि किस चीज का आपको दान अच्छा रहेगा, किस चीज का आपको दान नहीं करना, किस चीज का कौन सा रत्न आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं सूट करेगा, मंत्र आपको कौन सा करना चाहिए जिससे आपके ग्रह शांत रहे, कौन सा नहीं करना। क्योंकि इन द एंड आजकल इतनी बिजी लाइफ है, इंसान के पास टाइम कम है। यह है कि वो एक आधा घंटा 10 मिनट पूजा ही कर पाता है, और वो सारा टाइम बिजी रहता है। तो है कि क्योंकि आज के टाइम में वो है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज को लगा है, हर इंसान को पता है कि हमें आगे बढ़ना है, और वो जरूरी भी है, आपको डेट रहना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। आजकल ये कि एडवांस जमाना होता जा रहा है, सब इंटरनेट पे आता जा रहा है, तो अप टू डेट रहना जरूरी है। देखिए पूजा पाठ भी करे वो कि 10-15 मिनट किस भगवान की पूजा करे, किस में उसको बेनिफिट होगा, वो सारा और उसको बताता है, उसका चार्ट बताता है, किस कौन उसके इष्ट देव है, किस ग्रह की वजह से वो ये दिक्कत आ सकती है, कौन सा ग्रह उसका अच्छा, ताकि वो उसको और अच्छा कर ले। ये सारा आपका उसका इंडिविजुअल होरोस्कोप से पता चलता है। तो यह कि सब इंसान का होरोस्कोप अलग है, हर इंसान की किस्मत अलग है, हर इंसान को अकेला आया और अकेला ही जाएगा, कोई इकट्ठा या किसी के साथ लेके नहीं जाएगा। तो हर इंसान का किस्मत अकेला लेके आता है, घर में वो आता अपनी किस्मत लेके आता है, और जब जाता है वो अपनी जो है कि मुट्ठी खोल के जाता है। तो वो पता चलता है उसकी कुंडली से कि उसके लिए कौन से ग्रह अच्छे बैठे हैं, जब जिस टाइम वो जन्म हुआ कौन से उस ग्रह की छाप बनी, तो बोले उस टाइम जो जन्म हुआ उस टाइम कौन से ग्रह उसके थे ब्रह्मांड में, जो 9 ग्रह थे, किस राशि में थे, किस नक्षत्र में थे, जो उसके उस ईश्वर ने उसको जन्म दिया धरती पे, और वो कितना टाइम रुकेगा, क्या क्या उसके कितना जन्म का समय है उसका, सब चीज उसमें से होरोस्कोप से ही पता पाए। तो सारा जो है वो है कि चार्ट से, वैसे जनरल कोई भी रेमेडीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है जी। तो हर ग्रह का अलग प्रभाव होता है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन और जनरल रेमेडीज हम किसी को नहीं करते, ग्रह देख के ही बोलते हैं कि आपके लिए कौन सी रेमेडीज अच्छी है। ये बहुत ही स्पेसिफिकली ही बताई जा सकती है। तो ऐसे हम कोई भी रेमेडी उठा के कोई भी मंत्र जपना शुरू नहीं कर सकते, किसी भी रत्न को ऐसे नहीं पहन सकते, और किसी भी तरीके का दान अपने आप से नहीं करना। बिल्कुल, वो हो सकता है तुक्के में अच्छा भी हो और हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो हम ये नहीं कहते कि वो आपके लिए बेनिफिट ही करे, वो तो हम जब होरोस्कोप देखेंगे तब हम आपको क्लियरली बता देंगे कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आप करो आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए नहीं अच्छा, आप ये बिल्कुल मत करो।
तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हो जो ज्योतिष में डाउट करते हैं और मार्गदर्शन भी चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने आपके व्यूअर्स को कि आप इसको एज ए ट्रायल लो। किसी भी आप ज्योतिषाचार्य पे जाओ, तभी उस पर विश्वास करो जब वो आपका पास्ट प्रेजेंट बता रहा है, तभी आपके मन में डाउट हो जो भी है वो आपके क्लियर होंगे। जब वो आपका पास्ट प्रेजेंट आपसे बिना पूछे आपकी कुंडली से, आपके होरोस्कोप से आपके बता देता है, 80 to 90% एक्यूरेट बता देता है, तो डेफिनेटली वो आपका फ्यूचर भी 80 to 90% बता सकता है। क्योंकि 100% कोई आज तक ज्योतिषाचार्य हुआ नहीं जो 100% फोरकास्ट कर सके, ना कभी होगा। क्योंकि ये 100% तो ईश्वर के हाथ में होते हैं, जो 100% जो परम पुरुषा शिव जी के हाथ में, जिनको पूरा पता होता है कि हाँ फ्यूचर क्या है। तो है कि 80 to 90% तक फ्यूचर अगर वो आपका पास्ट प्रेजेंट बता सकता है, तो डेफिनेटली 80 to 90% वो आपका भविष्य भी बता सकता है। तभी आप विश्वास करो, नहीं तो आप किसी पे भी तुक्का मारो, ये है कि 30-40% चीजें एक्यूरेट जा रही हैं, 50-60 नेगेटिव जा रही है, मतलब इनएक्यूरेट जा रही हैं, तो छोड़ दो उस एस्ट्रोलॉजर को, या वो ज्योतिषाचार्य का पूरा ज्ञान रखता नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है, आपकी कितना आप इंटेलिजेंट है उस पर डिपेंड, या आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य पे गए या नहीं गए। ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आप सही पे गए या किसी ऐसे पे चले गए जो पूरा ज्ञान रखता नहीं या एज ए ब्लफ कर रहा है। लेकिन उनकी पहचान हम पहली मीटिंग के दौरान कर सकते हैं। पहली मीटिंग के दौरान अगर वो आपका हॉरोस्कोप देख के आपके बारे में मेन इवेंट आपके बता देता है, तो मतलब वो आपके बारे में फ्यूचर भी फोरकास्ट कर सकता है। लेकिन फ्यूचर जानना इतना जरूरी क्यों है? हम सब जानते हैं, हम सब बात करते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट को देखना चाहिए, तो फ्यूचर को जानना इतना जरूरी क्यों है? क्यों हम ज्योतिषी के पास जाते हैं फ्यूचर जानने के बारे में, और क्यों इतने क्यूरियस हैं हम फ्यूचर को लेकर? ये क्यूरियोसिटी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या फ्यूचर में क्या मिलेगा। क्यूरियोसिटी ये मिलनी चाहिए कि कौन सा टाइम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है। कि हमारा जो टाइम हमारा नेगेटिव है तो उसको हम अच्छे से काट लें, मतलब बोलूँ तो उसमें समय को काट लें, मैं काटने वाली निराश ना हो जाए, हमें ये पता होगा कि इतना ही समय हमारे लिए खराब चल रहा है और ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए, मैं एज एग्जांपल देता हूँ, किसी के मान लीजिए आने वाले 2 साल के बाद कोई हेल्थ इश्यू मेजर दिख रहा है किसी की कुंडली में, फॉर एन एग्जांपल, अगर वो आज की मान लीजिए उसका मेजर हेल्थ इश्यू दिख रहा है और हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े, आज की डेट में उसके पास मेडिक्लेम नहीं है, आज की डेट में वो तैयार हो सकता है, मेडिक्लेम अप्लाई कर सकता है, तो अगर वो 10-15 लाख का वो मेडिक्लेम करा सकता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर वो टाइम उसका वैसा आता है, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो है कि उस पर फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं रहेगा। जो लाखों रुपए हॉस्पिटल का बिल जो होगा वो उसका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। इसको ये ऐसे कि हम उसका और अगर आपका कोई समय अच्छा आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए रुक जाओ। आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, गोल्ड लेना है, या बच्चों को पढ़ाना है, या बच्चों के लिए कुछ आप फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप रुक जाओ। बैड टाइम में आप ये है कि वो गलत डिसीजन हो जाएगा, आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वही आपका मान लीजिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और आपका अगले साल वो 25 लाख रुपए रह गए। आपका तो 25 लाख का अपनी आपकी हार्ड अर्न मनी है, वो 25 लाख की लॉस हो गया। तो है कि सही समय पे अगर सही काम करोगे आप, वो 25 लाख की हो सकता है आगे 75 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। तभी हम कहते हैं ज्योतिष का यूज इतना ही है कि अच्छे समय को बुरे समय को आप काट लो, अच्छे समय को बेहतरीन से यूज कर लो। बिल्कुल। हाँ, सो बेसिकली अच्छी डिसीजन मेकिंग में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा बिल्कुल गाइडेंस, एज ए गाइडेंस टूल्स लो कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर जा रहे हो वो आपको गाइड कर सके कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना, इस उसमें ले। सुभाष जी, आप ये बताइए कि जैसे ज्योतिष में आपने बहुत अलग अलग समस्याओं के समाधान के बारे में बताया, तो हेल्थ से रिलेटेड किस तरीके की समस्याओं के समाधान ज्योतिष में है, और कितना हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, या कहाँ पर ये अंधविश्वास बन जाता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी एक टर्म है, मतलब उसमें हर ग्रह के अकॉर्डिंग क्या क्या डिजीज किसी को हो सकती है वो प्लैनेट के चार्ट से, किसी इंडिविजुअल के चार्ट को देख के पता चलता है। हर ग्रह कोई ना कोई आपको बीमारी दे सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको लूँ, मंगल से रिलेटेड अगर आपके प्लैनेट में कोई मंगल आपकी कुंडली में नेगेटिव बैठा होगा और उसकी महादशा
अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको इसमें ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, क्योंकि खून का कारक होता है ब्लड, ये आपका मंगल। चंद्रमा जो होता है वो आपके मानसिक जगत का, आपकी साइकोलॉजी है। अगर चंद्र आपकी कुंडली में पीड़ित होगा और उसी की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया होना, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ऐसी बीमारी होने का डर रहता है। इंसान यह है कि कई बार ज़्यादा दिक्कत होने पर इंसान को मेंटल हॉस्पिटल भी एडमिट कराना पड़ता है। वो देखना पड़ता है कि वो चंद्रमा कितना पीड़ित है। ऐसे हर ग्रह के अलग अलग है। यह है कि अब बृहस्पति कुंडली में पीड़ित होगा तो इंसान को ओबेसिटी दे देता है, मोटापा दे देता है। शुक्र पीड़ित होगा इंसान को डायबिटीज दे देता है। डायबिटीज अगर वो है कि उसको शुगर की बीमारी हो जाती है। और अगर शुक्र जो है वो इसमें आपके शुक्राणु का भी कारक है, तो यह है कि मेल्स के अंदर वो शुक्राणु की कमी भी कर सकता है या गुप्त अंगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसी फीमेल्स के भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई ना कोई, अगर शुक्र फीमेल्स के उसमें है तो कोई ना कोई मेंसेस की प्रॉब्लम दे सकता है। तो हर ग्रह का रोल हर उससे रिलेट रहता है कि किस कौन सी बीमारी को उसे ग्रह दे सकता है, उसकी वो महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आने पर ही वो दिक्कत होगी। तो यह है कि अब जैसे आप मान लीजिए राहु केतु प्लैनेट है शनि, ये बोलूँ हमारे को जो डेडली बोलो इनक्योरेबल डिजीज दे सकते हैं। मान लीजिए राहु है जो आपको मतलब कैंसर जैसा रोग दे सकता है। राहु शनि जो है आपको कैंसर जैसा रोग दे सकते हैं, जो मतलब इनक्योरेबल है, मतलब एक स्टेज के बाद होता है वो इनक्योरेबल हो जाता है। इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो क्योर हो जाता है। तो है कि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में पीड़ित है, या बोलो तो बैड हाउसेस में बैठा है, उसमें कहीं न कहीं इंसान को ये डिजीज होने के, तो उसमें हम कहा जाता है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत, थोड़ा सा भी शक हो कि मेरे को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो आपको डेफिनेटली तुरंत ही उसका चेकअप कराना चाहिए। मान लीजिए किसी भी केस में अगर मान लीजिए किसी के गले में दिक्कत हो रही है, बार बार खांसी हो रही है और राहु की महादशा और पीड़ित है उसकी कुंडली में राहु, हम उसको बोलते हैं कि आप डेफिनेटली ENT पे जाओ, वो आपका जो भी टेस्ट लिख के देते हैं उसको कराओ, ताकि वो कहीं हम सोच रहे हैं कि वो छोटी बहुत आपकी खांसी है या टीबी है, वो आगे पता चले वो वही आपका ट्यूमर बन जाए, आपका कैंसर बन जाए। वो पहले स्टेज में पकड़ में आ जाएगा तो क्योर हो जाएगा, पर लेकिन वो जब 4th स्टेज पे आ जाएगा तो इनक्योरेबल हो जाता है। मैं ऐसे उसको जानता हूँ, थे जो डॉक्टर से प्रोफेशन से थे, उनका 4th स्टेज में कैंसर पकड़ में आया। उन्होंने पैसे की कोई कमी नहीं, उन्हें आई स्पेशलिस्ट थे अपने, बहुत दिल्ली के उनकी सर्जरी रहती थी, पर यह कि उनको अपने कैंसर का देर से पता चला। उनके साथ ये किस्मत का खेल मान लो या उनकी लापरवाही मान लो, उन्होंने जाके USA तक लाखों रुपए लगाए क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी, पर यह कि जब वो क्या करे, जब टाइम आ गया था, उन्होंने लाखों रुपए लगाए, USA जाके भी कराया, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल मेदांता, अपोलो, जितने भी बड़े बड़े NCR में हॉस्पिटल है सब पे दिखाया, पर डॉक्टरों के हाथ सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हमारे हाथ से नहीं है बात, अब निकल गई है बात। तो उस केस में नहीं कर सकते। इस केस में ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या कैसे उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका हम बैड टाइम चल रहा होगा, हम राहु शनि केतु का टाइम चल रहा होगा और उसकी कुंडली में तीनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उसकी प्लैनेट कुंडली में वो नेगेटिव बैठा है, हम उसको कहेंगे आपको चीज लेनी, हम उसको ये भी बता देंगे कि किस बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत आ सकती है, उसमें दिक्कत आएगी और उसका आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है। ये नहीं कि यार ठीक हो जाएगा, वो आगे बढ़ के क्या बड़ा निकलेगा वो आप फिर डॉक्टर बताते हैं। तो अब कि आप पहले से यह है कि उसके स्पेशलिस्ट को दिखाओ, उसके टेस्ट जो करवाते हैं वो उसमें जो रिपोर्ट्स आती है आप उसकी मेडिसिन लो, शुरू में पकड़ में आ जाएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये क्या रहता है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा पार्ट रहता है कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये बता सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी होगी, कब होगी, उसका कितने इंटेंस लेवल पे होगी, तो उसको हम यह है कि पहले से आगाह कर दें कि आप अपना यह है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लो इस टाइम में, ताकि वो बीमारी बढ़ के ना निकले जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। जी। तो ये बीमारी के बारे में उनको पहले से बता सकते हैं, बिल्कुल। बीमारी का इलाज ज्योतिष से नहीं करते, इलाज भी होता है। देखो इलाज हम रेमेडीज बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में है कि हम कहते हैं कि दवा अपना काम करती है, दुआ अपना काम करती है। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, जो रेमेडीज का काम है वो रेमेडीज ही करेगा। अब ये कि किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, किसके मान लीजिए गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसका उपाय तो एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन तो होगा ही,
वो ये नहीं छू मंतर से हम कर देंगे, ये रेमेडी कर दो कि आपका ये, हम उसको ये जरूर बता देंगे कि आप इस टाइम में ऑपरेशन कराओ, आपका ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी। कई बार होता है कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में इतना सेंसिटिव हो जाता है मामला कि उसकी जान पे बनाती है, ऐसे भी केस होते हैं सीवियर। तो हम उसको टाइम बताते हैं कि आप ये टाइम में करवा लो, तय मेडिसिन इंजेक्शन से आप इस टाइम के इस दिन में करा लो आप ऑपरेशन, ताकि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। तो है कि डॉक्टर का जो मेडिकल है वो डॉक्टरों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर, ये जो डॉक्टर कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल सही है। उन्होंने पढ़ाई किया, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उन्होंने ये डिग्री है, वो ये है कि जो ईमानदारी से डॉक्टर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंसान का भला चाहते हैं, चाहे वो आपकी इनकी जो भी नॉमिनल फीस है वो ले रहे हैं, वो लेंगे भी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए लगाया, उनका हक बनता है। तो है कि पर वो कि उनकी जो है कि डॉक्टरों की कंसल्टेशन अलग रहती है, एस्ट्रोलॉजर की। अब डॉक्टर भी कई बार ऑपरेशन कर देते हैं, उनको क्या पता कौन सा समय का सही था, कौन सा समय है। डॉक्टर भी तो भगवान तो वो भी नहीं है, कई 1-8% वो भी हो जाता, कई बार सक्सेसफुल नहीं होता ऑपरेशन, कह देते हैं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शुभ घड़ी में शुभ उसमें आप काम करोगे, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको यह कि आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो सर्जरी है, आपका जो भी आप बेबी कंसेप्शन करना चाहते हैं, कोई भी आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो वो आपके है कि आपकी फेवरेबल रहेगी। उसमें हम रेमेडीज बताते हैं, वो भी हॉरोस्कोप को देख के किस बीमारी से रिलेटेड है वो देख के बताई जाती है। ऐसे किसी को भी कोई भी रेमेडी कर लोगे और आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो नहीं। तो जो ज्योतिष का अपना योगदान है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अलग काम है, डॉक्टर्स का अपना है। ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर है कि डॉक्टर अपना काम करेगा, पर यह कि ज्योतिष अपना काम करेगा। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच।